अमित शाह भारत के सर्वाधिक कार्यकाल को निभाने वाले गृह मंत्री बन गए और जिस दिन उन्होंने ये कारनामा किया, जिस दिन उन्होंने ये इतिहास बनाया, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी। एक जिम्मेदारी साल 2014 में दी थी। हालांकि तब अमित शाह के पास गृह मंत्रालय नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की कमान थी और यूपी की जिम्मेदारी दी थी। और आज भी जब नरेंद्र मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा कर चुकी है और इसके इतिहास में जाया जाए तो लोग यही कहते हैं कि अमित शाह ने जिस चाणक्य के पूरे अपने किरदार को निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी को 2014 में उस यूपी में जीत दिलाई थी, उसी जीत ने आज भाजपा की सरकार दिल्ली में बनाई थी। लेकिन अभी जो मिशन है वो यूपी नहीं है। यूपी में तो योगी महाराज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पार्लियामेंट्री बैठक हुई थी उसमें साफ तौर पर अमित शाह की सराहना तो की और फिर उन्हें एक सीक्रेट मिशन भी दिया, एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी। और पीएम मोदी ने कहा कि अब आप बंगाल पे फोकस कीजिए। मेरा जो अगला मिशन है, मैं चाहता हूं बंगाल में अब ये जो ममता बनर्जी का और टीएमसी का जो पूरा तुष्टीकरण का जाल बुना गया है और बंगाल की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को अब खत्म करने का वक्त आ गया है। क्योंकि वहां पर हिंदुओं की आवाज दबाई जा रही है, वहां पर महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार खामोश बैठी है। पीएम मोदी ने कहा ये बात, जो वहां के लोग मौजूद थे उन्होंने बताया, और अमित शाह ने तत्काल यहां पीएम मोदी ने बड़ी जिम्मेदारी दी और ठीक उसके बाद अमित शाह एक बड़ी बैठक करते हैं। ये बैठक पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की यूनिट के साथ होती है और खुद अमित शाह ने कहा कि हमें कौन से वो मुद्दे हैं मैं तय करूंगा जिन्हें हमें ममता बनर्जी के खिलाफ काट निकालनी है जिनकी, और ममता बनर्जी को चुनावी पिच पर मात देनी है। और 2-3 मुद्दे अमित शाह ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को दिए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो साजिश इस वक्त बुन रही हैं वो साजिश बीजेपी वर्सेस एंटी बंगाली है। मतलब ममता बनर्जी बीजेपी को एंटी बंगाली साबित करना चाहती हैं और बंगाल के इंटरेस्ट को बढ़ाते हुए दिखाना चाहती हैं, क्योंकि अब जो तुष्टीकरण का उनका पूरा जाल था वो धीरे धीरे कमजोर हो गया है। पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी बढ़ रही है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, भ्रष्टाचार खूब हुए इन 3 कार्यकाल में। अब ममता बनर्जी समझ गई कि उन्हें अगर हिंदू वोट बैंक नहीं मिलेगा तो कहानी इस बार खत्म है, और उन्होंने बंगाली राग आलाप दिया, तमिलनाडु वाला, महाराष्ट्र वाला। अब वो पश्चिम बंगाल की जनता को कहना चाह रही हैं कि भूल जाइए पिछले 15 सालों में बंगाल को क्या मिला नहीं मिला, भूल जाइए आपको रोजगार मिला नहीं मिला, भूल जाइए कितनी माँ बहन बेटियों के साथ अन्याय हुआ, दुष्कर्म हुआ, आजकल मेडिकल भूल जाइए, संदेश खाली भूल जाइए और सिर्फ बंगाली याद कीजिए। देखो, समझो आप मेरी बात को कि जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं वो ऐसे वजूद को स्थापित करती हैं जिनको कि हिला पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये इतिहास रहा है क्षेत्रीय पार्टियों का कि जो राष्ट्रीय स्तर पर इतना बेहतर काम नहीं कर पाती लेकिन अपने क्षेत्र में जो काम करती हैं। आप एग्जांपल लीजिए, उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी का एक दबदबा था जो सेंटर तक में भी है। आप बिहार में जाएंगे तो आरजेडी का दबदबा था, जेडीयू का दबदबा था। ये सब ऐसी पार्टियां थी कि जो क्षेत्र में बहुत ताकतवर काम करती थी। आप तमिलनाडु में जाइए तो वहाँ क्षेत्रीय पार्टी देखेंगे, केरल में पाएंगे तो आप क्षेत्रीय पार्टी देखेंगे। तो इन क्षेत्रीय पार्टियों से अपन को ताकत दिखाना और ताकत से निकल के आना ये काफ़ी बड़ा टास्क होता है। और मैं ये मानता हूँ कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की नीयत को लेकर बीजेपी लंबे अरसे से काम कर रही है, और इस नीयत के चलते जब वो पश्चिम बंगाल पे जाती तो उनके नेताओं को पत्थर भी खाने पड़े हैं। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल के प्रभारी के रूप में वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो प्रभारी हुआ करते थे पश्चिम बंगाल के। और एक समय चुनाव का ही वक्त था, उस चुनाव के वक्त गए तो उनकी गाड़ी को घेर लिया गया और चारों तरफ से पत्थर बरसने लगे। तब वो गाड़ी बसते हुए निकल कर सामने आए। तो वहाँ पर इस तरह से गुंडागर्दी हावी थी कि वहाँ के जो एक राष्ट्रीय नेता हैं बीजेपी के, वो वहाँ पर जाते हैं, अपनी तैयारी चुनावी अभियान करते हैं। वहाँ पर प्रधानमंत्री की सभा होनी थी, उस दौरान ऐसे हालातों को देखना पड़ता है। तो पश्चिम बंगाल में
जितना ज़्यादा क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा रहा, क्षेत्रीय पार्टी दबदबा बना बना के कायम की, और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो किसी भी अन्य दल को वहाँ पर टिकने नहीं देते हैं। ऐसे हालातों में वहाँ पर बीजेपी को मजबूती प्रदान करने के लिए अमित शाह पूरी रणनीति को बना रहे हैं और उसी रणनीति के साथ आगे चल रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि आज जो जिस इकाई के साथ है, आज जो प्रदेश इकाई के साथ चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है, उसके पूर्व आप देखेंगे कि रामनवमी के दौरान जिस तरह से राम रथ यात्रा निकालने का जो पूरा प्लान तैयार किया गया था, ये अमित शाह की रणनीति को ही था। और मैं ये मानता हूँ कि अमित शाह जो है धीरे धीरे जिस तरह से धीरे धीरे बढ़ते हैं और वहाँ पर प्रभाव होता है, तो आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में पहले इतना दबदबा ममता बनर्जी का हुआ करता था कि वो जो चाहती थी वो करवा लेती थी। लेकिन आप देखिए धीरे धीरे वहाँ पर जिस तरह से बीजेपी मजबूत हो रही है, जिस तरह से वहाँ की इकाइयाँ मजबूत हो रही हैं, बीजेपी के क्षेत्र मजबूत हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं दबदबा जो है ममता बनर्जी का वहाँ पर कम हुआ है। और इस दबदबे को कम होने के चलते अब ममता बनर्जी बौखला भी गई। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बात तय है जो आपने बात की कि दबदबा ममता बनर्जी का पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में खत्म हो गया है और एक डर निकल कर सामने आ गया। ये क्यों, मैं आपको बताता हूँ। 2021 का वो वक्त था जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनकर दिल्ली के दौरे करना शुरू कर दी थी 21-22 में। और ममता बनर्जी खुद को विपक्ष के प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर दिल्ली में स्थापित करना चाहती थी। पीएम मोदी पर सीधा निशाना साधती थी। पीएम मोदी के अलावा वो भाजपा के किसी नेता को तवज्जो नहीं देती थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने वाली खुद को सबसे मजबूत नेता बताने की कोशिश करती थी और एक संदेश देती थी देश में कि देखिए, राहुल गांधी फेलियर हो चुके हैं, नीतीश कुमार फेलियर हो चुके। उस वक्त नीतीश कुमार विपक्ष में थे और वो तमाम नेताओं को कहती थी कि अब किसी के बस की नहीं है, मैं नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकती हूं क्योंकि मैंने पश्चिम बंगाल में 3 बार चुनाव जीत लिया है और यहां पर नरेंद्र मोदी का जादू नहीं चल पाया है। उस वक्त राष्ट्रीय मुद्दे वो उठाती थी, दिल्ली के मसले उठाती थी और खुद को राष्ट्रव्यापी नेता के तौर पर खड़ा करने की कोशिश करती थी। अब 2025 है, ठीक है, 1 साल बाद ममता बनर्जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। अब आप देखिए, राष्ट्रीय राजनीति भूल जाइए। वो ममता बनर्जी जो शुरुआत में अपने कार्यकाल के, तीसरे कार्यकाल के, राष्ट्रीय राजनीति और दिल्ली की राजनीति करती थी, देश के मुद्दे उठाती थी, केंद्र के मुद्दे उठाती थी, इतना डर गई हैं और इतनी संकुचित हो गई हैं कि वापस आकर अपने बंगाल में सीमित हो गई हैं और कोशिश कर रही हैं कि इस पूरे चुनाव को सिर्फ बंगाल के इर्द गिर्द घुमाया जाए, बंगाली अस्मिता को उठाया जाए, बंगाली भाषा का उठाया जाए कि बीजेपी तो एंटी बंगाली है, बीजेपी बाहर की है भाई, बीजेपी हिंदी भाषी पार्टी है। ये बीजेपी पर तमगा लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये बीजेपी अगर बंगाल में आ जाएगी तो आपसे जो बंगाल की अस्मिता है, जो बंगाली जो इतिहास है, जो संस्कृति है, वो छीन लिया जाएगा। ये ममता बनर्जी पूरा अपना जो ग्राउंड है तैयार करने की कोशिश कर रही है और उसकी वजह आप समझिए। वजह यह है कि ममता बनर्जी के पास चुनाव में लड़ने के लिए मुद्दे नहीं बचे। ममता बनर्जी के पास सिर्फ चुनाव में बचने के मुद्दे हैं। बीजेपी के पास ममता बनर्जी को एक्सपोज करने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। इस चुनाव में कानून व्यवस्था से लेकर भ्रष्टाचार तक, भ्रष्टाचार से लेकर तुष्टीकरण तक, और इसके बाद जो ममता बनर्जी का सबसे बड़ा हथियार है पश्चिम बंगाल में, हिंदुओं को दबाकर एक विशेष समुदाय को, एक विशेष धर्म को तवज्जो देकर राजनीतिक संतुलन बनाने की, वोट बैंक की जो अपनी पूरी कारस्तान करने की है, वो कवायद ममता बनर्जी के पास बची हुई है। देखिए हमें वहाँ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन हमारी जो सरकार, कहने का मतलब जो बीजेपी की सरकारें हैं, वो स्टेट में, अलग अलग स्टेट में किस तरह से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर रही हैं, मजबूत कर रही हैं, वो बताना बेहद ज़रूरी है। हम उत्तर प्रदेश का ही अगर एग्जाम्पल लें तो वहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से अखिलेश की सरकार में जिस तरह से अराजकता थी, उस अराजकता को खत्म किया और एक सुदृढ़ और मजबूत कानून व्यवस्था को स्थापित किया। कोई भी स्टेट गुंडागर्दी नहीं चाहता, कोई भी स्टेट के जो नागरिक हैं वो शांति व्यवस्था को ही चाहते हैं और शांति स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में तमाम जगह जो अशांति का माहौल रहता है, मैं कहता हूँ कि टीएमसी के जो कार्यकर्ताओं को खुली छूट दी जाती है और जो अभी घटनाक्रम लास्ट समय में हुए भी हैं, जिस तरह से दंगे हुए और दंगे भड़काने का जो काम किया गया है,
है वो तो उससे कोई छुपा नहीं है। ये कोई भी आम व्यक्ति, आम नागरिक, चाहे वो बंगाली हो, चाहे हिंदी भाषी हो, या कहीं का भी कोई व्यक्ति हो, वो शांति स्थापित करना देखिए, चाहता है। 2 वक्त की रोटी वो अपने घर में खाना चाहता है, और 2 वक्त की रोटी के लिए तब ये संभव हो पाएगा जब कानून व्यवस्था मजबूत होगी। देखिए, सबसे ओवरऑल मुद्दा कानून व्यवस्था का है। मैं सबसे आपको एक बात बता दूं, जो ममता बनर्जी का दोहरा चेहरा यहाँ सामने आ रहा है। आज ममता बनर्जी बीजेपी को एंटी बंगाली घोषित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक सवाल है, क्या संदेश खाली की जो महिलाएं थी जिनका शोषण टीएमसी के नेताओं ने किया, वो बंगाली भाषी नहीं थी? क्या आजगर मेडिकल कॉलेज की वो जूनियर महिला डॉक्टर जिसके साथ दुष्कर्म की घटना होती है, जिसकी हत्या कर दी जाती है, और यही पश्चिम बंगाल की पुलिस पता नहीं किसके इशारे पर पूरी लीपापोती करने की कोशिश करती है, क्या वो महिला, वो लड़की, वो डॉक्टर बंगाली नहीं थी? जो जो शिक्षा विभाग में घोटाले किए गए, जो पश्चिम बंगाल की बंगाली भाषी जनता का पैसा ममता बनर्जी सरकार ने भ्रष्टाचार के नाम पर पूरी तरह से उजाड़ दिया, वो बंगाली नहीं था? तो देखिए, अच्छी बात है अगर आप बंगाल की अस्मिता को उठाएं, लेकिन उसके पीछे आप क्या कर रही हैं, आपका असल चेहरा भी तो जनता को पता है। ममता बनर्जी समझ गई। अमित शाह ने खास तौर पर बीजेपी बंगाल को ये टिप्स दिए हैं, ये निर्देश दिए हैं कि इसकी काट निकालिए। जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो केंद्र की बीजेपी सरकार और तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार कानून व्यवस्था को लेकर काम कर रही है, महिलाओं की रक्षा के लिए काम कर रही है, रोजगार के लिए काम कर रही है, उन मुद्दों को लेकर बंगाल में जाइए और बताइए कि कैसे ममता बनर्जी आपके बंगाल को पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति में पिरोकर बंगाल की अस्मिता पर सबसे बड़ा खतरा पहुंचा रही है, बंगाल की एकता को और बंगाल की सुरक्षा को ताक रही है। यही पश्चिम बंगाल में अमित शाह का प्लान है, जिसे लेकर वो फिलहाल शुरुआत कर चुके हैं, हुंकार भर चुके हैं। और आप देखिए 26 तक अमित शाह किस तरह से अब बंगाल के लिए एक सी एक रणनीति बनाएंगे और ममता बनर्जी कैसे मछलियों की तरह इस राजनीतिक और रणनीतिक चाल में तड़पती हुई और फंसती हुई नजर आएंगी। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ